हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PK@321 पर। देखिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि कल के घटनाओं जो भी दिन भर चर्चा में रहे देश विदेश में, आज उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये कहेंगे 10 करंट अफेयर बने हैं, इसको हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको वीडियो देखने में आसानी हो जाए। आइए हम देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या हमारा 10 क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए सरकार ने किनके देखरेख में एक समिति का गठन किया है। तो ये देखिए राजीव गौबा जी के देखरेख में किया गया है। और देखिए बात करें तो अभी राजीव गौबा जी जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है कैबिनेट सचिव ये रह चुके हैं। और अभी भी वर्तमान में अपना पद पर है। कैबिनेट सचिव जो एक मंत्रालय के अंदर होता है, उन्हीं के पद पर अभी राजीव गौबा जी को बनाया गया है। और ये बात कीजिएगा मिशन कर्मयोगी के तहत। देखिए मिशन कर्मयोगी क्या है ना, कि जितना भी भारत सरकार के अंदर जितना भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन सभी का सही से उनको देखरेख करना और उनके पेंशन भत्ते इस सभी पे ध्यान देना है। और कौन से कर्मचारी किस वर्ग में नहीं काम कर रहे हैं उस सभी का यहाँ पे देखरेख करना है। तो यह किनके अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया है, तो आपका राजीव गौबा जी के शासन अध्यक्षता में बनाया गया है। और राजीव गौबा वर्तमान में कौन सा मंत्री है, तो कैबिनेट सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 में किसका परीक्षण किया है। तो देखिए हम लोग जानते होंगे कि अभी चंद्रयान 2 हम लोग भारत जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि कुछ हद तक सफल रहा और कुछ असफल भी रह गया। तो फिर से भारत सरकार जो है चंद्र मिशन 3 लाने वाला है। और ये इसरो इसका जो है संचार प्रणाली इसरो के द्वारा किया जाता है। तो ये देखिए फिर से क्या है कि जब चंद्रयान, देखिए चंद्रयान 2 जो बनाया गया था ना, उसमें 3 पार्ट बनाए गए थे। उसमें पहला पार्ट था आपका लैंडर था, दूसरा आपका रोवर था और तीसरा आपका ऑर्बिटर था। तो इसी तरह से फिर से चंद्रयान 3 भेजे जाने हैं, तो उसमें भी 3 पार्ट फिर से बनाया जाएगा। और उसमें जो है लैंडर का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए कि हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 में 2023 में जो परीक्षण किया है, किसका परीक्षण किया है, तो आपको जवाब देना है लैंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई शॉपिंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ना, ये देखिए वर्तमान में गिरिराज सिंह है। अब किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यहाँ पे देखिए गिरिराज सिंह जो है अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है गिरिराज सिंह जी के पास ये मंत्रालय पद दिया गया है। आगे ई शॉपिंग का मतलब देखिए क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। ई शॉपिंग जो है ना, जिस तरह से हम लोग फ्लिपकार्ट को देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं, बहुत सारा वैसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक जिससे क्रय विक्रय हम लोग करते हैं, वही ई शॉपिंग होता है। शॉपिंग मतलब खरीदना हो गया, ई मतलब इलेक्ट्रिक हो गया। तो मतलब जिस तरह का अभी डिजिटल इंडिया में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसी तरह से एक मेसो है, तो मेसो का बढ़ावा दे रही है। और देखिए क्या है ना, कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय कहीं ना कहीं ये योजना समझ में आ रही है कि गांव के स्तर पर दिखाता है। इसमें जितना भी महिलाएं लोग जो जीविका दीदी लोग जो भाग लेते हैं, जो हाथकरघा से सभी सामान हाथ के द्वारा बनाया जाता है, इन सभी सामानों को बढ़ावा देना है, इनका प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। तो ये सामान क्या करेंगे कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र से ये सामान जो बनाया जाएगा, उसको ये ग्रामीण विकास मंत्रालय किनेगी और वहां से ये प्रोडक्शन किन करके और इसको मेसो ले लेगी। और मेसो फिर सभी जगह ये ट्रांसपोर्ट करते रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि जीविका दीदी को भी बढ़ावा मिलेगा, उनके रोजगार में वृद्धि होगी और मेसो को भी कुछ इनकम आ जाएगा और इससे जो है सभी का विकास होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस शॉपिंग के साथ समझौता किया है, किस इस शॉपिंग के साथ समझौता किया है, तो आपको जवाब देना है मेसो के साथ किया है। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन है, तो गिरिराज सिंह जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत सनदी लेखाकार संस्थान और इंग्लैंड के किन संस्थान में से जो है समझौता किया है। तो देखिए ये किया गया है ICA इंग्लैंड और वेल्स के साथ। देखिए ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये पीएम मोदी जी के नेतृत्व में किया गया समझौता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टि से भी हाई हो जाता है। तो देखिए क्या है ना, कि भारतीय सनदी लेखाकार, देखिए भारत इससे समझ में आ रहा है ना, लेखाकार का मतलब लेखा का बढ़ावा देना है। जितने भी लेखक हो गए, पत्रकार हो गए, मीडिया हो गया, इन सभी संस्थानों को देख रेख करना है। और इंग्लैंड का एक एजेंसी है, उसका नाम है ICA इंग्लैंड और वेल्स। इन दोनों मिलकर के कार्य करेगी और पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में, निर्देशक के क्षेत्र में इस समय बढ़ावा देगी। तो किनके अध्यक्षता में किया गया था, तो पीएम मोदी जी के अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OP कोहली का हाल ही में निधन हो गया है,
किन किस क्षेत्र से संबंध थे। देखिए ये जो थे पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे, तो ये गुजरात के राज्यपाल रह चुके थे। देखिए क्या है कि ओपी कोहली जी थोड़ा सा तबीयत उनका स्थिति खराब चल रही थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस राज्य के राज्यपाल थे पूर्व राज्यपाल, तो ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। कौन थे, तो ओपी कोहली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना संक्रमण रोग और महामारी को रोकने के लिए कहाँ स्थापना की जाएगी। तो देखिए ये सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में की जाएगी। देखिए क्या है ना, एक्सीलेंस केंद्र के बारे में समझते हैं। देखिए जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में देखे कोरोना वायरस जो आया हुआ था, तो उस समय मतलब क्या हो गया ना कि सारा मेडिकल संस्थान जो है, जितना भी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट था, सब में अफरा तफरी मच गया। मतलब एकाएक उतना पेशेंट को कवरेज करना थोड़ा सा आसान नहीं था। और उसके बाद इस बीमारी का कभी प्रोटेक्शन इतना नहीं था कि इतना भयानक बीमारी आ जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट, वही सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद है जो आज हम लोग वैक्सीन लगवाए हैं कोविड वाला, वही इसी का यही बनाने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद का है और एक आपका भारत बायोटेक था जो पुणे की कंपनी थी। दोनों मिलकर के वैक्सीन बनाया गया था जो भारत में हम लोग को वैक्सीन लगाया गया है कोविड-19 का। तो इसी के लिए इसी के एजेंसी पर जो है एक और मतलब तैयारी में जुट गया कि अगर आने वाला महामारी अगर आएगी भारत में तो उसको हमको रोकना है। आगे संक्रमण रोग से जितना भी बीमारी होगी इसको रोकना है। इसके लिए एक केंद्र का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम रखा गया है एक्सीलेंस केंद्र। तो ये कहाँ किया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में इसका स्थापना की गई है। इसमें क्या होगा ना कि जितना भी महामारी और ये जितना भी संक्रमण रोग फैलने वाला है इसका पूरा विश्लेषण वहाँ की जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु का एक जगह है उसका नाम है पट्टीकोलम। देखिए ये क्या है ना, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल। देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या बना रहेगा ना, ये कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि ज्यादा करके मिसाइल वगैरह भारत का जो संस्थान है DRDO हो गया, इसरो हो गया, ये सब जो है ज्यादा करके छोड़ती है। तो कहीं ना कहीं देख लेंगे कभी उड़ीसा के चांदीपुर से छोड़ती है, कभी से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन होना, ये छोड़ा जो गया है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023, ये तमिलनाडु से छोड़ा गया है और तमिलनाडु का एक जगह है उसका नाम है पट्टीकोलम। देखिए कहीं ना कहीं मिशन ये सब जितना भी ये आपका रॉकेट प्रणाली सिस्टम जो छोड़ा जाता है ना, कहीं ना कहीं समुद्री इलाका से छोड़ा जाता है। समुद्री इलाका से इसलिए छोड़ा जाता है कि देखिए अगर कहीं हमारा मिशन जो है असफल रह गया तो अब स्थलीय इलाका से छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई राज्य में कोई सीमा या कोई जगह जाकर के वो गिरेगी तो वहाँ पे आम जनता को नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको समुद्र के किनारे से छोड़ा जाता है ताकि जो अगर मिशन मेरा असफल हो जाए तो डायरेक्ट नदी में या समुद्र में जाकर के गिर जाए। तो आपसे पूछेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु का एक जगह है और उसका क्या नाम है, तो पट्टीकोलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला सेमीकंडक्टर बनाने वाला प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो गुजरात में की जाएगी। देखिए हम कल के भी वीडियो में आपको बताए थे कि सेमीकॉन इंडिया जो है एक अश्नवी वैष्णव जी के देख रेख में जो है एक सम्मेलन किया गया था। उसमें जितना भी समाचार एजेंसियां थी सभी एजेंसियां मिलकर के देख रेख में वहाँ पे देखा गया था कि किस तरह से हमको सिलिकॉन को बचाना है और किस तरह से आगे बढ़ावा देना है। तो उसी के एक प्रोडक्शन पर एक यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पहला सेमीकंडक्टर, मतलब भारत में जो है ना सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता था लेकिन प्लांट यहाँ नहीं उपलब्ध था कि प्लांट किस तरह से यहाँ पे रखा जाए। तो यहाँ पे जो है पहला प्लांट बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगी, तो ये गुजरात में बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं ये भारत का जो है ना जितना भी फिल्म वगैरह बनाया जाता है तो सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है किसको, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड को। ये 2023 में इसका जो है समापन किया गया और ये कहाँ हुआ है, तो ये समापन मुंबई में किया गया है। इसमें से देखिए इसमें बहुत सारा जितना भी इंडिया में 2022 में मूवी बना था सभी मूवी का विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार का मूवी किस तरह से बनाया गया था, कहाँ पे उस मूवी में कहीं अच्छा घटना दिखाया गया है, इस सभी देखते हुए वहाँ पे बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में आएगा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में देखिए आपसे यहाँ बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा। देखिए 2 अवार्ड इसमें दिया गया है। इसमें बेस्ट फिल्म पूछेगा तो आपको सिर्फ फाइल जवाब देना है और अगर फिल्म ऑफ द ईयर बोलेगा तो RRR बताना है, RRR। देखिए क्या है ना,
कि फिल्म ऑफ द ईयर हम उसे कहेंगे जो साल भर का सबसे अच्छा मूवी चला है, सबसे अच्छा मूवी चला है, सबसे अच्छा पैसा भी कमाया हुआ है। तो RRR एक साउथ इंडियन मूवी है, बहुत ही अच्छा मूवी है। अगर आपको टाइम मिल जाए तो फिर इस मूवी को देखेंगे। इसमें क्या होता है ना कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेज का शासन चलता है, उस समय एक आदिवासी समुदाय रहता है, उन दोनों के बीच जो है मुठभेड़ होती है। वहाँ पे बहुत अच्छा एक कहानी के रूप में दिखाया गया है, इसलिए इस मूवी को ये अवार्ड मिलना थोड़ा सा अच्छा बन गया है। और कश्मीर फाइल तो आप लोग देखे होंगे, कश्मीर का सारा घटना उसमें दिखाया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2023 किस जो है बेस्ट फिल्म मिला है, तो द कश्मीर फाइल और फिल्म ऑफ द ईयर RRR। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह किन दो देश के बीच समापन हुई है। तो देखिए क्या है ना, ये भारत और मिस्र के बीच। देखिए ये है क्या आतंकवाद विरोधी, इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए नई दिल्ली में की गई है, इससे पहले 2 बार और इसका सम्मेलन किया जा चुका है, और ये भारत और मिस्र के बीच में होता है। तो ये आतंकवाद विरोधी क्या है ना कि आतंकवाद को यहाँ पे बढ़ावा नहीं देना, आतंकवाद को यहाँ खत्म करना है। देखिए मिस्र आप जाएंगे ना, मिस्र लगभग मुस्लिम कंट्री वाला देश है, लगभग वहाँ जनसंख्या मुस्लिम आबादी का है, लेकिन बताइए भारत के साथ आकर के और इतने अच्छे साझेदार बना हुआ है ताकि आतंकवाद विरोधी, आतंकवाद भी लड़ने के लिए तैयार किया, आतंकवाद को कभी भी कोई कीमत पर बढ़ावा नहीं देंगे। तो भारत और मिस्र दोनों मिलकर के जो है एक आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य किया है, और दोनों मिलकर के अपना आदान प्रदान सूचना किया है कि किस तरह से आपके पास आतंकवाद को रोकने के लिए कैसा आपका नेविगेशन कार्य कर रही है, हमारे देश में किस तरह से कार्य किया जाता है, ताकि दोनों का जो अनुभव है दोनों का शेयर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक उधारदाता की सूची में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाता की सूची में कौन सा बैंक को नंबर 1 बैंक चुना गया है। तो देखिए ये 2023 का डाटा है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर बिजनेस को बढ़ावा देना है, व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा देना है, तो उसके लिए HDFC बैंक सबसे प्रथम नंबर पे रहती थी। लेकिन अभी देख रहे हैं ना कि सार्वजनिक क्षेत्र में, लेकिन यहाँ देखिए क्या लगा दिया, संपत्ति का गुणवत्ता। मतलब क्या है ना कि आपको उसी तरह से आपको लोन दिया जाएगा ताकि आपके पास संपत्ति का उतना अधिकार हो। ऐसा नहीं कि आप पैसा पूरा ले ले बैंक से और पता चले कि आपके पास कुछ रुपया बैंक चुकाने का नहीं है, बैंक में और वैसा से अगर सारा के सारा बिक दिखेगा तो फिर बैंक में पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए वहाँ पे आपके पास सार्वजनिक संपत्ति भी होनी चाहिए और संपत्ति की गुणवत्ता भी आपके पास होनी चाहिए, तभी वहाँ से आपको उधार मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो है उधार देने वाला, कर्ज देने वाला बैंक बन गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITI लिमिटेड के CMD किसे बनाया गया है। तो देखिए ये राजेश राय जी को बनाया गया है। देखिए ITI का फुल फॉर्म पहले हम जानते हैं। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। तो ये हाल ही में जो है इनका CMD चेंज किया गया है, तो किनको बनाया गया है, तो राजेश राय जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO किन्हें बनाया गया है। तो ये देखिए VVR सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। और इनसे पहले कौन थे, तो परमेश्वरन अय्यर थे। परमेश्वरन अय्यर की जगह ये लेंगे नीति आयोग के अभी वर्तमान CEO। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, मतलब इससे पहले परमेश्वरन अय्यर थे लेकिन उन्हें हटा दिया गया है, उनका समय अवधि खत्म हो गया है, इसलिए उनके जगह पे किन्हें बनाया गया है, तो VVR सुब्रमण्यम जी को। अब बात करें कि नीति आयोग कब चर्चा में आई थी। देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जब शासनकाल आया था तो उस समय इन्होंने 15 अगस्त 2014 में ही दिल्ली के लाल किला से बताए थे कि हम योजना आयोग जो हमारे देश में चल रही है उसको समाप्त कर दी जाएगी और हमारे देश में एक नीति आयोग लाई जाएगी, जो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग के प्रथम CEO की बात करें तो श्री सिंधु खुल्लर थे। अभी वर्तमान में CEO कौन है, तो ये VVR सुब्रमण्यम जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी है। तो ये देखिए नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई है। देखिए ये क्या है दिव्यांग पार्क, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए दिव्यांग पार्क क्या है ना, जितना भी देखिए कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि पार्क वगैरह देखिए होना क्या है ना कि देखिए पार्क में लोग जाकर क्या देखते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे आधुनिक रूप से वहाँ कार्य किया हुआ होता है। वहाँ देखते कि रंग बिरंगे फूल होते हैं, बहुत सारा आकर्षक वहाँ देखने में लगता है। तो क्या है ना कि एक पर्सनल ये बनाया गया है विकलांग से जो वर्ग के आते हैं उन्हीं के लिए पर्सनल बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है, तो महाराष्ट्र में एक जगह है नागपुर शहर अभी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो रहा है। तो वहाँ जो है उद्घाटन किया गया किनके द्वारा, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रणजी ट्रॉफी का खिताब 2022-23 किसने जीता? तो देखिए अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था 2022-23 में 23 में जाके इसका समापन हुआ है। ये देखिए एक टेस्ट मैच की तरह एक मैच खेला जाता है। ये विजेता कौन बने हैं? तो सौराष्ट्र बने हैं और ये दूसरी बार सौराष्ट्र जीती है। इससे पहले सौराष्ट्र जो है 2019 से 20 जब हुआ था उस मैच में ये जीती थी और इसको ये हराया है किसको? तो ये बंगाल को हराया है। ये मैच फाइनल कहाँ हुआ था? तो ईडन गार्डन में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि रणजी ट्रॉफी का खिताब 2022-23 किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है और हारा कौन है? तो बंगाल हारा है। ये मैच का समापन कहाँ हुआ था फाइनल? तो ईडन गार्डन में किया गया था। तो आज तक यहीं तक रहते हैं, हमारे वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।